सो हे एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक साउथ की लेटेस्ट थ्रिलर वेब सीरीज काटन की कहानी को, जिसमें हमें विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में देखने को मिले हैं। इस सीरीज की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये बार बार पास्ट और प्रेजेंट की अलग अलग टाइमलाइन में घूमती रहती है। एक ही इंसान के बहुत सारे चेहरे हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलेंगे। वेब सीरीज काफी लंबी है, इसमें 10 एपिसोड हैं, लेकिन फिर भी हमने इस सारे के सारे एपिसोड को एक ही वीडियो में कवर किया है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक छोटे से गाँव से जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। वहीं पर हम कालैया पांड्यन को देखते हैं, जो की पुलिस में कांस्टेबल है और अपने गाँव में ही अपनी पत्नी और माँ के साथ अपने पुराने पुश्तैनी घर में रह रहा था। उनके घर में करीब 4 से 5 हजार बकरियां हैं, क्योंकि बकरियां पालना इनके परिवार का खानदानी बिजनेस है। कालैया की मां नहीं चाहती थी कि उनका बेटा पुलिस में जॉब करे, लेकिन कालैया को जॉब बहुत पसंद थी और उसकी बाई भी उसे सपोर्ट करती थी। और यहीं पर हमें कुरुप्पा नाम का लड़का भी देखने को मिलता है, जो कि कालैया की मां के साथ मिलकर बकरियों की देखभाल किया करता था, और धीरे धीरे वो भी इस घर परिवार का हिस्सा बन गया था। कालैया जिस पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की जॉब करता था, वो थाना भी इसी गांव में था। खैर, अब जब कालैया अगले दिन ड्यूटी पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इतने समय से इनके थाने में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ था। इसी वजह से ऊपर से ऑर्डर आ गया था कि अब इस पुलिस स्टेशन को बंद किया जाएगा और वहां पर काम करने वाले सभी कांस्टेबल का ट्रांसफर टाउन में होने वाला था। सुनकर कालैया थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपने गाँव में रहना चाहता था ताकि अपनी वाइफ और माँ के साथ रह सके। इसके बाद कालैया अपने एसआई सिद्धार्थन से छुट्टी मांगता है। जब एसआई उसकी वजह पूछता है तो कालैया बताता है कि पास वाले गाँव में कुछ क्रिमिनल्स है, वो पैसों के लिए खुद ही जेल आने को तैयार हो जाते हैं। उनका प्लान था कि कुछ थोड़ा पैसा देकर एक दो छोटे केस बनाकर उन्हें थाने लेकर आया जाए, ताकि रिकॉर्ड में केस दिखे और उनका पुलिस स्टेशन बंद होने से बच जाए। और ये आइडिया एसआई सिद्धार्थन को काफी अच्छा लगता है, और अब वो भी कालैया के साथ उस गांव की तरफ निकल पड़ता है। एंड कालैया और एसआई पास वाले गांव पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक भी क्रिमिनल नहीं मिलता। पूछताछ करने पर पता चलता है कि जो भी छोटे मोटे क्रिमिनल हुआ करते थे, उन्हें पहले ही जेल भेज दिया गया था, और इसी वजह से पिछले 3 साल से उस थाने में कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ था। और अब ये सुनकर कालैया और एसआई दोनों ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं और आखिरकार खाली हाथ वापस अपने गांव लौटाते हैं। खैर, अगले दिन सुबह हम कुरुप्पा को देखते हैं, जो कि अपने ही गांव के पास बने छोटे छोटे पहाड़ी इलाकों की तरफ चला जाता है, जहां पर वो अक्सर सुबह सुबह बैठकर थोड़ा सा ड्रिंक किया करता था। तभी उसकी नजर आसमान में घूमती हुई बहुत सारी चिड़ियों पर पड़ती है, और ये देखकर उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो जगह की पास जाकर देखता है। वहां पहुंचते ही कुरुप्पा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक पत्थर के ऊपर किसी इंसान का सिर्फ सिर रखा हुआ था, और ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और तुरंत वहां से भागने लगता है। और अब वो सीधे कालैया पांड्यन को कॉल करता है। थोड़ी देर में कालैया मौके पर पहुंच जाता है, और वो भी ये नजारा देखकर हैरान रह जाता है, इसलिए वो तुरंत एसआई सिद्धार्थन को कॉल करता है। जिसके बाद एसआई अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है। आज करने पर पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ सिर पड़ा है, दर्द कहीं भी नहीं है। वहीं पास में एक बैग भी रखा हुआ था, और जब वो बैग को खोला जाता है तो उसके अंदर 2 लाख रुपए मिलते हैं। साथ ही एक लेटर भी रखा था, जिसमें लिखा था कि जो भी इस सिर को ढूंढेगा वो ये पैसे रख सकता है। अब क्या था, पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। वहां पर कई पुलिस डॉग भी बुलाए जाते हैं और पूरे इलाके की अच्छी तरह सर्चिंग होने लगती है। धीरे धीरे पूरा गाँव भी उसी जगह पर इकट्ठा हो जाता है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मामला क्या है। पुलिस काफी देर तक इधर उधर तलाश करती है, लेकिन उस आदमी का धड़ कहीं भी नहीं मिलता। वहां सिर्फ सिर ही पड़ा हुआ था, जिससे पूरा मामला और भी ज्यादा मिस्टीरियस बन जाता है। खैर, इसके बाद पुलिस उस सिर को एक बॉक्स में रखती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर सिर को देखकर साफ कह देता है कि बिना धड़ के सही पोस्टमार्टम करना पॉसिबल नहीं होगा। और अब उसके बाद पुलिस वाले मिलकर उस सिर की एक फोटो प्रिंट निकलवाते हैं। फिर वो लोग गांव जाकर हर किसी को वो फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या किसी ने इस आदमी को पहले कभी देखा है, लेकिन ज्यादातर लोग मना कर देते हैं। और तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जो उस गांव का मुखिया था। जैसे ही वो फोटो देखता है, वो तुरंत कहता है कि हाँ, वो इस आदमी को पहचानता है। मुखिया बताता है कि इस आदमी का नाम मुत्तू है, और उसने इसे करीब 3 साल पहले एक मेले में देखा था। बस यही सी कहानी अचानक फ्लैशबैक में चले जाती है, और हमें सीधा साल 2014 का समय दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें एक मेला दिखाई देता है, और उसी मेले में कनमनी डांस परफॉर्म कर रहा था, जिसमें 3-4 लड़कियां थी जो अलग अलग जगह जाकर डांस शोज किया करती थी। और इन्हीं लड़कियों के साथ हमें मुत्तू भी दिखाई देता है। असल में मुत्तू उनका ड्राइवर था। तभी उन्हें जाना होता, वह अपनी गाड़ी से उन्हें लेकर जाया करता था। तभी वहां पर मुखिया अपने एक आदमी के साथ पहुंच जाता है, और वो उन लड़कियों को देखकर मुत्तू से कहता है कि उन्हें उसकी बताई हुई जगह पर भेज दे, क्योंकि वो उनसे अकेले में मिलना चाहता था। एक्चुअली मुखिया मीना से मिलने की बात करता है। मीना इस कनमनी डांस ग्रुप की लीडर थी, यानी ग्रुप की मेन डांसर वही थी, और वही उसके साथ हमें सिट्टू भी दिखाई देती है, और 2-3 लड़कियां और भी थी जो उसी ग्रुप का हिस्सा थी। एक्चुअली वो मुखिया मीना के साथ एक नाइट बिताना चाहता था, और ये बात वो मुत्तू से कहता है, लेकिन मुत्तू उस समय ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस वो चुपचाप हाँ कर देता है। लेकिन तभी मेले के अंदर अचानक से 2 पक्षों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, और देखते ही देखते वहां का माहौल काफी ज्यादा टेंस हो जाता है, और बस यही से कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है। मुखिया एसआई से कहता है कि उसने मुत्तू को लास्ट टाइम उसी मेले में देखा था। वो कहता है इसके बाद आज तक उसकी मुत्तू से कभी मुलाकात नहीं हुई है। फिर वो हैरानी से कहता है कि आज आप लोग इसके बारे में बता रहे हैं कि मुत्तू मर चुका है।
ये बात सुनकर एसआई भी ज्यादा कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो मुखिया से एक सवाल और पूछता है कि क्या उसे पता है कि कनमनी डांस ग्रुप आखिर आया कहां से था, जिस पर मुखिया बताता है कि वो डांस ग्रुप मदुरई से आया था। खैर अगले दिन कालिया पांडेयन अपनी पत्नी के साथ एक ढाबे पर खाना खाने के लिए जाता है और तभी वो मुथु की फोटो और ढाबे के मालिक को दिखाता है और फोटो दिखते ही ढाबे का मालिक एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत कहता है कि आज जो कुछ भी हूँ मुथु की वजह से हूँ। ढाबे का मालिक कहता है मुथु मेरा बॉस है और ये सुनकर कालिया थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम इसे कैसे जानते हो। इस पर ढाबे का मालिक पूरी कहानी बताना स्टार्ट करता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें 2013 का सीन दिखाया जाता है। वो बताता है कि करीब 4 साल पहले मैं इसी ढाबे में बेचे का काम किया करता था। एक दिन मुथु वहां खाना खाने आया और जब उसे खाना सर्व कर रहा था तभी उसका मालिक उसके साथ बहुत रूड तरीके से पेश आ रहा था और ये देखकर मुथु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देर के बाद मुथु सीधा उस ढाबे के मालिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये ढाबा तुमने कितने में खरीदा था और जमीन की क्या कीमत है और महीने में तुम्हें कितनी कमाई होती है। जैसे ही मालिक सारी बात बता देता है मुथु अपने ट्रक में से एक बैग निकालता है। में ढेर सारे पैसे थे और उन पैसों को वो मेरे मालिक के सामने रख के कहता है कि आज से ये ढाबा मेरा है। फिर वो उसी वक्त उस पुराने मालिक को ढाबे से बाहर कर देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद मुथु उसी बूढ़े आदमी की तरफ देखकर कहता है कि आज से ये ढाबा तुम्हारा है और तुम इसके मालिक हो। और इसी के साथ कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है। ढाबे का मालिक बताता है कि उसी दिन के बाद से मैं इस ढाबे का मालिक बन गया और मुथु की मौत की खबर सुनकर उसे सच में बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो कालिया से कहता है कि क्या तुम मेरे बॉस की फोटो मुझे दे सकते हो, मेरे पास उसकी एक भी फोटो नहीं है। ये सुनकर कालिया कुछ सोचता है और फिर मुथु की वो फोटो उसे दे देता है। कालिया ढाबे के मालिक से एक और सवाल करता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें मुथु की ट्रक का नंबर पता है। इस पर ढाबे का मालिक कहता है कि मुझे ट्रक का नंबर तो याद नहीं, बस इतना याद है कि मुथु का वो ट्रक केरल का था। कालिया वापस जाकर एसआई को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन अब केरल की तरफ मुड़ने लगती है। खैर इसके बाद कालिया और एसआई उस कनमनी डांस ग्रुप को ट्रैक करते हुए आखिरकार उसकी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचे उन्हें पता चलता है कि काफी समय पहले ही उस डांस ग्रुप को बंद कर दिया गया था और ये बात उन्हें घर के मालिक से पता चलती है जो पहले इस डांस ग्रुप को संभालता था। अब आगे वो बताता है कि असल में कनमनी डांस ग्रुप मीना की वजह से चलता था, लेकिन जब मीना ने उस डांस ग्रुप को छोड़ दिया तो उसके बाद वो धीरे धीरे पूरा डांस ग्रुप ही बंद हो गया। फिर वो आदमी और भी बातें बताने लगता है और यहीं से हमारी कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चले जाती है, जहां हमें सीधा 2012 का समय दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कनमनी डांस ग्रुप एक जगह पर परफॉर्म कर रहा था। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। डांस ग्रुप का मालिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है और ये वही आदमी था जिसे एसआई और कालिया अभी मिलने आए थे और अब गुंडे अब उसे मारने वाले थे। तभी अचानक वहां पर मुथु पहुंच जाता है और मुथु आते ही इन गुंडों की अच्छी तरह पिटाई कर देता है और उसी दिन के बाद से मुथु उन सबका चहेता बन जाता है और फिर वो वही कनमनी डांस ग्रुप का ड्राइवर बन जाता है। तब भी ग्रुप को कहीं जाना होता था मुथु ही अपनी गाड़ी से उन्हें लेकर जाया करता था। और इसी के साथ कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर वो मालिक बताता है कि कुछ समय बाद मुथु ने ग्रुप छोड़ दिया था और फिर करीब 1 साल पहले मीना ने भी डांस छोड़ दिया और उसके बाद धीरे धीरे कनमनी डांस ग्रुप पूरी तरह खत्म हो गया है। इसके बाद एसआई और कालिया उस घर के कमरे की तलाशी लेते हैं जहां पर पहले वो डांस करने वाली लड़कियां रहा करती थी और वहीं उन्हें सिट्टू और मीना की फोटो मिल जाती है। उसके बाद एसआई मकान मालिक से मीना के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि उसे नहीं पता कि मीना अब कहां पर है। वो उन्हें सिट्टू का नंबर दे देता है और बताता है कि सिट्टू अपने ही गांव में सिलाई का अब काम करने लगी है। और इसी बीच फोटो देखते देखते एसआई को वहां पर एक और फोटो मिलती है जिसमें मुथु दिखाई देता है और उस फोटो पर 2005 की तारीख लिखी हुई थी, जिसमें मुथु एक हाथी के ऊपर बैठा हुआ दिख रहा था। और ये देखकर एसआई उस फोटो को भी अपने साथ रख लेता है क्योंकि अब उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये फोटो काम आ सकती थी। खैर इसके बाद कालिया और एसआई आपस में फोटो को लेकर बात करते हैं। तब एसआई कहता है कि दिखने में तो सभी एलिफेंट्स एक जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहचान लेते हैं कि कौन सा हाथी किस जगह का है। फिर वो कहता है ये फोटो शायद केरल की लग रही है। अगर ऐसा कोई आदमी मिल जाए जो ये बता दे कि ये हाथी कहाँ का है तो शायद उन्हें मुथु के बारे में कुछ और सुराग मिल सकता है। इसके बाद वो ऐसा ही केरल के एक अपने जानकार को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो इस फोटो को देखे और बताए कि यह हाथी कहाँ का है। थोड़ी देर के बाद एसआई सिद्धार्थन को पता चल जाता है कि वो हाथी केरल का ही है और ये सुराग मिलते ही एसआई सिद्धार्थन अपने साथ एक कांस्टेबल को लेकर केरल के निकल जाता है, जबकि कालिया वहीं पर रुक जाता है। देन हमारा सीन फिर से उसी ढाबा पर चला जाता है। ढाबे के मालिक ने मुथु की फोटो अपने ढाबे के काउंटर पर लगा दी थी क्योंकि वो उसको अपना बॉस मानता था। तभी वहां पर एक आदमी आता है और जैसे उसकी नजर मुथु की फोटो पर पड़ती है वो ढाबे वाले से कहता है कि ये आदमी पहले मेरी घड़ी की दुकान पर काम किया करता था और इसका नाम मुथु था। और फिर इसी के साथ कहानी फिर से फ्लैशबैक में चले जाती है, जहां हमें 1997 का एक सीन दिखाया जाता है और उस समय मुथु एक वॉच की दुकान पर घड़ियों की रिपेयरिंग का काम किया करता था। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम सेबेस्टियन था। वो अपनी घड़ी मुथु पर रिपेयर करने के लिए दे देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मुथु नोटिस करता है कि वो आदमी एक बैग दुकान में ही छोड़ गया था और जब मुथु उस बैग को चेक करता है तो उसके अंदर काफी सारा सोना मिलता है, लेकिन मुथु इस बारे में अपने मालिक को कुछ नहीं बताता। करीब 1 महीने के बाद जब सेबेस्टियन अपनी घड़ी लेने के लिए वापस आता है तो मुथु चुपचाप उसे उसका सोने से भरा बैग भी लौटा देता है। जब ये बात वॉच शॉप के मालिक को पता चलती है तो वो मुथु पर काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुमने सोने के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया।
पता नहीं ये कैसा सोना था, अगर पुलिस आ जाती तो हम मुसीबत में पड़ सकते थे। और इसी बात पर वो मुथु को डांटता है और कह देता है कि अब तो मैं जॉब से निकाल रहा हूँ। लेकिन वहीं पर खड़ा सेबेस्टियन मुथु की ईमानदारी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था और वो मुथु को अपने साथ मुंबई चलने का ऑफर देता है और मुथु भी उसके साथ चला जाता है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है और वो आगे बताता है कि उस दिन के बाद से उसने मुथु को दोबारा कभी नहीं देखा। और ये सारी बातें वो घड़ी की दुकान वाला आदमी ढाबे के मालिक को बता देता है और ढाबे का मालिक आगे चलकर कालिया को यह बात बता देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऐसे सिद्धार्थन को देखते हैं जो केरल पहुंच चुका था। वो सीधे उसी जगह पर जाता है जहां पर हाथी रखा हुआ था। वहां हाथी का मालिक बताता है कि हाथी उसे कई साल पहले मुथु नाम के आदमी ने दिया था और कहा था कि वो इसका ख्याल रखे। वो ये भी बताता है कि मुथु कभी कभी अपने हाथी से मिलने आता है, लेकिन पिछले 1 साल से वो यहाँ पर नहीं आया है। और वो ऐसे सिद्धार्थन को ये भी बताता है कि मुथु पहले एक ऑर्फनेज का मैनेजर हुआ करता था। और अब ये सुनने के बाद ऐसे सिद्धार्थन सीधा अपने कांस्टेबल के साथ उस ऑर्फनेज में पहुंच जाता है। वहां का मैनेजर उसे बताता है कि काफी समय पहले मुथु यहाँ का मैनेजर हुआ करता था। देन वो एसआई को एक पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें मुथु उस समय का मैनेजर हुआ करता था। फोटो में एसआई को सेबेस्टियन भी नजर आता है। सो गाइस, ये वही सेबेस्टियन है जो मुथु को अपने साथ वॉच की दुकान से मुंबई ले गया था। और अब एसआई मैनेजर से पूछता है कि ये कौन है, जिस पर मैनेजर बताता है कि ये ऑर्फनेज का मालिक है और इसका नाम सेबेस्टियन है। अब ऐसा ही सिद्धार्थन पूछता है कि क्या वो सेबेस्टियन से मिल सकता है, जिस पर मैनेजर कहता है कि सेबेस्टियन तो 2009 में यहाँ से चला गया था। वो बताता है कि सेबेस्टियन के जाने के बाद उसके दोस्त बैनी और जस्सी ने इस ऑर्फनेज को चलाया है। उसके बाद ऐसे ही सिद्धार्थन बैनी और जस्सी से मिलने की बात करता है, जिस पर मैनेजर बताता है कि बैनी फिलहाल यहाँ का एमएलए है और जस्सी अभी भी इसी ऑर्फनेज को संभालती है। और उसके बाद ऐसा ही उस ऑर्फनेज से चला जाता है। तभी केरल पुलिस का एक कांस्टेबल एसआई को बताता है कि इस ऑर्फनेज में 2006 में एक बम ब्लास्ट हुआ। बताता है कि ये बम ब्लास्ट एक जॉनी नाम के आदमी ने करवाया था और जॉनी के साथ 4-5 लोग और भी थे। इसके लिए जॉनी को काफी लंबी जेल की सजा भी मिली थी और कई साल वो जेल में भी रहा था। खैर, इसके बाद हमारा सीन कालैया पांडेन की तरफ जाता है। वही पास वाले गांव में जाता है और मुथु की फोटो एक औरत को दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने इसे कभी देखा है। औरत जवाब देती है कि हाँ, मैंने इस आदमी को देखा है और ये काफी समय पहले हमारे गांव में गोबर के बदले बहुत सारा सामान देकर जाया करता था। ये बहुत अच्छा आदमी है। इसी के साथ हमारी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 2012 का सीन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है मुथु अपनी ट्रक में बहुत सारा सामान भरकर ले जा रहा था और गोबर के बदले लोगों के लिए कई सारी चीजें दे रहा था। इसी वजह से वो गांव वालों का चहेता बन गया। सीधा और सिंपल कहे तो मुथु सारे गरीब लोगों की मदद किया करता था। खैर, इसी के साथ हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और उसके बाद कालैया पांडेन वहां से चला जाता है। देन वो सिट्टू से मिलता है। सो गाइस, ये वही सिट्टू है जो कनमनी डांस ग्रुप में डांसर थी। सिट्टू कालैया को बताती है कि मुथु ने ग्रुप 3 साल पहले छोड़ दिया था और मीना ही इसके ग्रुप में सबसे ज्यादा मुथु के करीब थी। लेकिन मीना ने भी 1 साल पहले ग्रुप छोड़ दिया और अब सिट्टू को ना मीना का पता है और ना ही मुथु का। सिट्टू बताती है कि उन्हें मुथु ने जब ग्रुप ज्वाइन किया था तब एक सर्कल दिया था और कहा था कि उससे उसके पास्ट के बारे में कभी भी कुछ न पूछा जाए, इसलिए उन्होंने कभी उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा। देन सिट्टू पांडेन को बताती है कि एक दिन मुझे और मीना को एक डांस परफॉर्मेंस के लिए जाना था। और इसी के साथ हमारी कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें 2012 का सीन दिखाया जाता है। मीना को और सिट्टू को लिफ्ट नहीं मिल रही थी, तभी मुथु अपने ट्रक से वहां से निकल रहा था और उसने उन दोनों के लिए लिफ्ट दे दी। परफॉर्मेंस के दौरान कुछ लड़के उनके साथ बदतमीजी करने लगे। मुथु ने उन्हें पीटा। मीना इससे इंप्रेस हो गई और मुथु को ड्राइवर का ऑफर दिया। मुथु ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया और ग्रुप का ड्राइवर बन गया। इसके बाद मुथु ग्रुप की लड़कियों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे मीना मुथु को पसंद करने लगी और मुथु भी मीना को पसंद करने लगा था। लेकिन जब भी मुथु उन्हें कहीं परफॉर्मेंस के लिए लेके जाता तो पता चलता है कि मुथु गांव में हर किसी से 3 लोगों के बारे में पूछता रहता था जो कि पास के गांव के गुंडे थे। और जब मीना को यह पता चलता है तो वो कहती है कि तुम दोनों के बारे में क्यों पूछ रहे हो, वो लड़के ठीक नहीं है। मीना उससे गुस्सा हो जाती है, लेकिन मुथु कैसे भी करके उसे मना लेता है और मुथु और मीना एक दूसरे के काफी करीब आ जाता है। मीना और मुथु एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। तभी सिट्टू कालैया बताती है कि एक दिन हमें परफॉर्मेंस के लिए जाना था, लेकिन वहां पर अचानक से 2 लोगों का मर्डर हो गया था। इस वजह से ग्रुप को परफॉर्म करने से मना कर दिया गया और उन दोनों को किसने मारा ये आज तक किसी को पता नहीं चला। और उसी दिन के बाद से मुथु ने ये ग्रुप छोड़ दिया और 2 साल के बाद मीना भी ग्रुप छोड़कर चले गई। पर अब सिट्टू कहती है कि इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। एंड इसके बाद एसआई के मैं कॉल करके मैं सारी बातें बता देता है। सो गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों ने वेब सीरीज अभी समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि ये कहानी प्रेजेंट और पास्ट में चल रही है और काफी सारे सन भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जब वेब सीरीज के एंडिंग होगी तो मैं सारे के सारे लिंक को जोड़कर आप सभी की लाइक क्लियर कर दूंगी। देन हमारा सीन जो आता है ऐसे सिद्धार्थन पर जो कि जस्सी से मिलने के लिए चाहते हैं। सो गाइस, याद दिला दूं, जस्सी सेबेस्टियन की दोस्त है और सेबेस्टियन के जाने के बाद अभी ऑर्फनेज को संभाल रही थी। जस्सी ऐसे सिद्धार्थन को बताती है कि मुथु एक सिंधु नाम की लड़की से प्यार करता था
असल में सिंधु उस ऑर्फनेज में इंटर्नशिप के लिए आई थी। सिंधु और मुत्तू एक दूसरे को काफी प्यार करते थे और अब उन्होंने शादी करने का डिसाइड किया था। इसीलिए सिंधु ने अपने घर वालों को बता दिया था कि वो मुत्तू से शादी करने वाली है। जैसे बताती है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन जॉनी अपने कुछ आदमियों के साथ ऑर्फनेज पर हमला कर देता है। मुत्तू और सेबेस्टियन के साथ उसका काफी झगड़ा हो गया था और लड़ाई के दौरान सेबेस्टियन ने जॉनी की 4 उंगलियां काट दी। इसके बाद पुलिस केस हो गया और जॉनी और उसके आदमियों को कई सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। और अब ये सुनने के बाद ऐसा ही जस्सी से पूछते हैं कि क्या तुम जॉनी को जानती हो और उसने सेबेस्टियन पर हमला क्यों किया था। इस पर जस्सी कहती है कि जॉनी को सेबेस्टियन के पैसे चाहिए थे और अब उन दोनों का क्या चक्कर था इसके बारे में मुझे नहीं पता। ऐसा सिद्धार्थन जस्सी से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि फिलहाल में सेबेस्टियन कहां पर है। जिस पर जस्सी कहती है कि 2009 में उसने मेरे और बैनी के नाम पर यह ट्रस्ट कर दिया था और अब मुझे वो नहीं पता कि कहां पर चला गया है। खैर, अब ये सुनने के बाद ऐसा सिद्धार्थन सीधा एमएलए बैनी से मिलने के लिए जाते हैं। बैनी को बताते हैं कि मुत्तू की डेथ हो चुकी है और पूछते हैं क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके और सेबेस्टियन के और मुत्तू के बीच में क्या रिश्ता था। जिसके बाद बैनी बताना स्टार्ट करता है कि केरल में मुत्तू सबसे ज्यादा खास बंदा था सेबेस्टियन का और पूरे ऑर्फनेज का ख्याल भी वही रखता था। वो बताता है सेबेस्टियन की फैमिली कोची में लॉजिस्टिक का बिजनेस करती थी और मैं भी अपने बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। इसमें सेबेस्टियन ने मेरी काफी मदद की थी और तभी से मेरी उसके साथ जान पहचान हो गई थी और वो कभी कभी मुझसे यहाँ मिलने भी आ जाता था। वो बताता है कि सेबेस्टियन का एक पार्टनर हुआ करता था जिसका नाम जॉनी था और यही से हमारी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है जिसमें बैनी बताता है एक दिन जॉनी सेबेस्टियन से मिलने के लिए आया था और वहां पर मुत्तू और मैं भी मौजूद थे। यहाँ पर जॉनी सेबेस्टियन से 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था और कह रहा था कि वो मेरे पैसे हैं, मुझे वापस दे दे और मैं तुझे वापस दे दूंगा। जिस पर सेबेस्टियन उसे पैसे देने से मना कर देता है और जॉनी उसे मारने की धमकी देता है और इसीलिए मुत्तू उसे वहां से भगा देता है। पर अब उसके जाने के बाद सेबेस्टियन मुत्तू को बताता है कि जॉनी पहले मेरा पार्टनर हुआ करता था और एक दिन वो बहुत बड़ी मात्रा में हीरोइन लेकर भाग गया था और इसी वजह से ट्रक कार्टन मेरे पीछे पड़ गया और इसी की वजह से फिर मुझे कई सारे खतरनाक लोगों से मिलना पड़ा और उसके बाद मैंने इसे अफगानिस्तान में ट्रैक किया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो पाकिस्तानी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और इसके बाद 4 साल मैंने तिहाड़ जेल में बिताए और इसकी वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। अब ये सारी बातें सेबेस्टियन मुत्तू के लिए बता देता है। मुत्तू को ये सुनकर काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो सेबेस्टियन को बहुत मानता था। खैर, इसके कई दिनों के बाद हम देखते हैं जॉनी अपना बदला लेना चाहता था सेबेस्टियन से और इसीलिए वो कई आदमियों के साथ उसके ऑर्फनेज पर हमला कर देता है और वहां पर बम ब्लास्ट कर देता है। इसी दौरान उस बम ब्लास्ट में मुत्तू की गर्लफ्रेंड सिंधु की डेथ हो जाती है और मुत्तू भी पूरी तरीके से घायल हो गया था। उसकी मौत से मुत्तू पूरी तरह टूट गया था और उसके बाद सेबेस्टियन ने मुत्तू को संभाला। वो आगे कहता है कि उसके बाद जॉनी को जेल में डाल दिया गया था और कुछ टाइम के बाद जॉनी छूट गया और उसने फिर से सेबेस्टियन को मारने के लिए एक गैंग बनाई। और अब ये सुनने के बाद ऐसा ही सिद्धार्थन बैनी से पूछते हैं कि क्या तुम जॉनी के बारे में बता सकते हो कि वो कहां पर है। बैनी कहता है कि मुझे जॉनी के बारे में नहीं पता। खैर, इसके बाद सिद्धार्थन बैनी से पूछते हैं क्या तुम बता सकते हो कि सेबेस्टियन अभी फिलहाल में कहां पर है। जिस पर बैनी बताता है कि वो 2009 में मुंबई चला गया था और जो भी पैसा और ऑर्फनेज की जिम्मेदारी थी वो मुझे और मुत्तू के लिए दे गया था। उसके बाद एक दिन वो चुपचाप हमसे मिलने आया और हम लोग एक फार्म हाउस में जंगल में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन लोगों पर हमला हो जाता है और एक गोली सीधा सेबेस्टियन को लग जाती है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो गई। तो मतलब सीधा आगे अब तक जिस सेबेस्टियन को सब लोग ढूंढने में लगे थे वो मर चुका था। बैनी आगे कहता है सेबेस्टियन की मौत के बाद मुत्तू भी हमेशा के लिए केरल छोड़कर चला गया और अपने पैसे भी नहीं लेके जा रहा था, लेकिन हमने चुपचाप उसके ट्रक में उसके हिस्से के पैसे भर दिए। उसके बाद से वो मुत्तू से आज तक नहीं मिला। खैर, उसके बाद हमारा सीन जाता है मीना पर जो कि जस्सी से मिलने के लिए केरल आती है और वो जस्सी को बताती है कि सेबेस्टियन से वो बहुत प्यार किया करती थी और काफी समय तक वो दोनों साथ में रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक एक लेटर छोड़कर मुत्तू हमेशा के लिए चला गया। लेटर में उसने लिखा था कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से मीना की जान को कोई खतरा हो, इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इसके साथ ही उसने कुछ पैसे भी छोड़े थे एंड मीना आगे कहती है कि उसके जाने के बाद उसने भी डांस ग्रुप छोड़ दिया और शहर चले गए। मीना मुत्तू के दिए हुए पैसे जस्सी को वापस देती है जिस पर जस्सी कहती है कि ये पैसे मुत्तू ने तुम्हारे लिए दिए हैं और यही उसकी आखिरी इच्छा है, तो वो लोग ये पैसे नहीं ले सकते। वहीं दूसरी तरफ गांव में हम कालिया पांडेन को देखते हैं जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उन 2 लोगों को किसने मारा था, जैसा कि उसे सिट्टू ने बताया था। तभी एक आदमी के जरिए पता चलता है कि जिस रात उन 2 लोगों की मौत हुई थी वो वास्तव में बहुत ही खतरनाक गुंडे थे और वो 3 भाई हैं। उनमें से 2 की मौत हो चुकी है और अब केवल एक बचा है जो अपने भाइयों के कातिल को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और इसी वजह से पांडेन सीधा उसके पास चला जाता है। पांडेन उस आदमी से मिलता है और पूछता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई को किसने मारा। तो वो आदमी कहता है कि अगर मुझे पता होता तो अब तक मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ये काफी खतरनाक गुंडे थे और सुपारी लेकर लोगों को मारा
करते थे। खैर इसके बाद पांड्यन उस फोटो को उस आदमी के पिता को दिखाता है और वो फोटो देखकर उसका पिता एकदम हड़बड़ा जाता है और वो जोर से कहता है कि तेरे भाइयों को उस दिन इसी आदमी ने मारा था। खैर उसके बाद पांड्यन सीधा कॉल करके सारी बातें एसआई को बता देता है और अब सिद्धार्थ को भी लीड मिल चुकी थी कि ये सारी चीजें गांव से जुड़ी हैं, इसीलिए वो जल्दी से केरल को छोड़कर सीधा गांव आ जाता है। और अब सिद्धार्थ और पांड्यन दोनों समझ जाते हैं कि सबसे पहले उन्हें जो मुखिया मिला था जिसने बताया था कि वो मुट्ठू को जानता है, वो इसके बारे में सब कुछ जानता होगा, क्योंकि वही टाइम था जो मुखिया उससे मिला था। इसीलिए वो सीधा मुखिया के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो मुखिया इन दोनों के लिए सब कुछ बताना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ हमारी कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें 2014 का वही मेला दिखाया जाता है जहां पहली बार मुखिया मुत्तू से मिला था और वो कनमनी डांस ग्रुप की लड़कियों के साथ नाइट बिताना चाहता था। और उसी मेले में वो दोनों भाई भी मौजूद थे और वो दोनों भी मीना के साथ नाइट बिताना चाहते थे। इसलिए वो मुट्ठू के पास आकर कहते हैं कि मीना को उनके पास अकेले में भेज दे। मुट्ठू ने बताता है कि वो मीना से प्यार करता है और वो उनके पास उसे नहीं भेज सकता। और इसी बात को लेकर मुट्ठू और उस गुंडे के बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाती है और इन सारी चीजों को मुखिया चुपचाप देख रहा था। मुट्ठू उस गुंडे को बहुत जोर से मारता है और उसके सारे हाथ तोड़ देता है। मारने के बाद मुट्ठू से कहता है कि मुझे सेबेस्टियन ने भेजा है और ये सुनने के बाद उस गुंडे के होश उड़ जाते हैं। मुट्ठू से पूछता है कि तुमने किसके कहने पर सेबेस्टियन को मारा था, तो वो गुंडा बताता है कि जॉनी के कहने पर उसने सेबेस्टियन को मारा था। इसका मतलब सीधा था कि जिस दिन उन लोगों ने सेबेस्टियन पर गोली चलाई थी मुट्ठू ने उन्हें पहचान लिया था और इसी वजह से वो उन्हें गांव-गांव जाकर ढूंढ रहा था। मुट्ठू बहुत ही ब्रूटली तरीके से गुंडे को वहीं पर मार देता है। मुखिया ये सब कुछ देख रहा था और काफी खुश था, क्योंकि ये लोग बहुत लोगों पर अत्याचार किया करते थे और सब लोग यही चाहते कि उन्हें सजा मिले। इसके बाद मुट्ठू एक पत्थर उठाता है और उस मेले में फेंक देता है, इससे एक आदमी घायल हो जाता है और फिर वो दूसरा पत्थर फेंकता है और इसी वजह से वहां आपस में दो गुटों के बीच झगड़ा हो जाता है। लोग सोचते हैं कि ये पत्थर दूसरे गुट ने फेंके हैं और मुट्ठू इसका फायदा उठाकर बचे हुए दूसरे भाई के पास जाता है। एक भाई को तो वो पहले ही मार चुका था और दूसरे के सिर को उसके पिता के सामने धड़ से अलग कर देता है और इसके बाद वो वहां से चला जाता है और डांस ग्रुप भी छोड़ देता है। सो गाइस, यहाँ मैं इस वेब सीरीज को आप सभी के लिए थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए। मैं सारी चीजों को लिंक करके आपको बता रही हूँ। सबसे पहले सन 1997 में मुट्ठू वॉच मैकेनिक था और वो सेबेस्टियन के साथ मुंबई चला गया। देन वो 2005 में मुंबई से केरल आया और वहां पर वो हाथी चलाता था। उसके बाद 2006 में सेबेस्टियन ने ऑर्फनेज में मैनेजर का काम किया और धीरे धीरे वो सेबेस्टियन का सबसे ज्यादा खास बन गया। एंड 2009 में जब सेबेस्टियन की मौत हुई तो मुट्ठू ने उसके कातिलों को पहचान लिया था। इसी वजह से वो केरल को छोड़कर उस गाँव में आ गया, क्योंकि उसे पता था कि कातिल यहीं से जुड़े हुए हैं। उसके बाद 2012 में उसने गोबर खरीदने का काम स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो गाँव-गाँव जाकर सेबेस्टियन की कातिलों का पता लगा सके। फिर 2013 में वो कनमनी डांस ग्रुप के साथ जुड़ गया और जहां भी वो डांस ग्रुप जाता वहां पर वो उन्हीं कातिलों को ढूंढने लगता। फाइनली इत्तेफाक से उस मेले में उसे वो कातिल मिल गए और मौका देखकर उसने उन दोनों भाइयों को जान से मार डाला। सो उम्मीद है कि आपको अब यहाँ तक सारी कड़ियां समझ में आ गई होंगी। और अब मुखिया से सच्चाई सुनने के बाद एसआई सिद्धार्थन और पांड्यन दोनों अपनी पुलिस स्टेशन लौट आते हैं। उनकी नजरों में केस सॉल्व हो गया था, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला था कि मुट्ठू की मौत कैसे हुई और उसका सिर किसने काटा। खैर वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच उनके पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है जो खुद को मुट्ठू का दोस्त बताता है। एंड वो कहता है कि मुझे अभी पता चला है कि मुट्ठू की मौत हो गई है और अब जब वो नहीं रहा तो उसे किसी का डर नहीं है। फिर वो उनके सामने एक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जब मुट्ठू ने उन दोनों भाइयों को मार दिया था तब जॉनी ने मुझे पकड़ लिया था और मुट्ठू के लिए कॉल किया। जॉनी ने कहा कि अगर मुट्ठू उसे जिंदा देखना चाहता है तो उसे आकर मिलना होगा, क्योंकि जॉनी को मुट्ठू से अपने पैसे वापस चाहिए थे। सेबेस्टियन के मरने के बाद जॉनी को लगा सारा पैसा मुट्ठू के पास होगा, तो जॉनी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है। वहां पर उसे बांध दिया जाता है और उसके दोस्त को काफी टॉर्चर किया जाता है। मुट्ठू ये सब देख नहीं पाता और फाइनली वो बताने के लिए रेडी हो जाता है कि पैसे कहां पर हैं। लेकिन उसी समय मुट्ठू मौका देखकर अपने पीछे से बंधे हाथों को खोल लेता है और वो जॉनी और उसके सारे गुंडों पर टूट पड़ता है। और यहाँ पर हमें एक अच्छा फाइट सीन देखने को मिलता है। वो एक एक करके सभी को मार देता है और लास्ट में बहुत ही ब्रूटली जॉनी को भी मार देता है। मरते मरते जॉनी कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक ये सब कुछ खत्म नहीं होगा। खैर उसके बाद मुट्ठू अपने दोस्त को छुड़ा देता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और सिद्धार्थन यही सोचता है कि मुट्ठू चाहता था कि हम उसके केस की इन्वेस्टिगेशन करें और हमारे जरिए उसके अपने सारे जानने वालों तक ये खबर पहुंचा दी जाए कि उसकी डेथ हो चुकी है, और बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन सवाल ये था कि मुट्ठू के सिर को आखिर काटा किसने। खैर उसके बाद सारे पुलिस वाले मिलकर मुट्ठू के सिर को दफना देते हैं और उसके सिर को कुरुप्पा दफनाता है, जिसके बाद सिद्धार्थन 2 लाख रुपए कुरुप्पा के लिए दे देता है, जो कि मुट्ठू के सिर के पास जो बैग था उसमें मिले थे। वो कहता है इन पर तुम्हारा हक है क्योंकि तुमने इसी सिर को दफनाया है, और मुट्ठू भी यही चाहता था। और वेब सीरीज के एंडिंग में हमें एक घर में मीना दिखाई देती है जिसके साथ एक छोटा बच्चा था। यहाँ पर पता चलता है कि वो बच्चा मीना और मुट्ठू का था और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन ये सस्पेंस अभी भी बना था कि आखिरकार मुट्ठू के सिर को किसने काटा। तो हो सकता है इसका सीजन 2 आए, उसमें हमें इसके बारे में पता चले। काफी बड़ी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए